हेलो। जी। तो सबसे पहले तो जैसे इनकी रेट है, 3 से 4 क्लेम है। एक 60,000 करोड़ का क्लेम ये साबित कर पाना बहुत मुश्किल होगा इनके लिए। दूसरी चीज, इन्होंने रेट में एक और बड़ी प्यारी चीज डाली हुई है जिसमें इन्होंने ये चार्ज किया हुआ है कि नेपाल में कंपनी के मतलब मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट के लोग और कुछ स्टाफ अरेस्ट, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्लेम ये किया है कि एंटी नेपाल गवर्नमेंट काम करते थे वहाँ पे, फाइनेंस का काम करते हुए, जहाँ पे इनको अरेस्ट किया गया। तो उस समय अरेस्टिंग में तो अटल त्रिपाठी भी थे और ये भी आए थे, रिकॉर्ड में ये भी मिल जाएगा कि वहाँ पर आए हुए थे। और फिर अब आती है बारी कि अटल त्रिपाठी का जो मैं लेता हूँ, अटल त्रिपाठी भी अरेस्टिंग है, और यही अटल त्रिपाठी रेट में भी शायद है, और रेट में हो या ना हो, इन्होंने ये बात डालकर अपनी रेट के अंदर मुझे ये मौका दे दिया कि जितने लोग अरेस्ट हुए हैं मैं सब कुछ जाऊँगा, स्टेटमेंट कराऊँगा। और आप ध्यान दीजिए तो मैं एक प्रेसिडेंट हूँ, चाहे वो मोहम्मद सैफ रहे हों जो खिलाफ में गए, चाहे त्रिपाठी जो खिलाफ में गए हैं, इवन टी एन शुक्ला भी एक पता नहीं समय कहाँ पे हैं। मतलब ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग हमारे साथ में नेपाल के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने मेरे साथ कम से कम 20 दिन अन्य तो 40 दिन बिताया है। तो मैक्सिमम प्रेसिडेंट थे। खैर सबसे बड़ा जो है अटैक किया है इन्होंने इस पर रेट पर हो गया कि अटल त्रिपाठी के ऊपर। यही अटल त्रिपाठी जिनकी फोटो दिखा करके श्रीवास्तव ये कहता है कि प्लेयर थोड़ा तो करे ना, खड़ा करे। मैं इन्हीं रेट के ऊपर बहस कर पाऊंगा कि नेपाल वाला जो अरेस्टिंग डाला गया है, ये डाला गया कि नेपाल एक्चुअली इन लोगों ने बहस करने की गलती कर दी। इनको ये लगा था कि बहस में कुछ ज्यादा था कि सिर्फ मुझे टारगेट करेंगे, लेकिन मेरे साथ 19 लोग और थे, इसके बारे में भूल गए। जब नेपाल की अरेस्टिंग के बारे में बात आएगी, यहाँ नेपाल में अरेस्टिंग हुई थी, तो अरेस्टिंग के सारे लोगों को, जिसमें अटल त्रिपाठी तो अरेस्ट हुए थे, अटल त्रिपाठी भी वहाँ पे सजा काटे हुए हैं। अटल त्रिपाठी फिर वहाँ पे क्या कर रहे थे इस टाइम पर? तो जितने चार्जेस हमारे ऊपर लगे तो सारे चार्जेस अटल त्रिपाठी में लगे। अगर मैं वहाँ से 22 बरी हुआ तो ये भी 22 बरी हुए हैं, तो रेट में फिर इनके रिश्तेदार ने ही गलत चीज डाली थी। अब वो उनके लिए मुश्किल ये हो जाएगा साबित कर पाना कि वहाँ से नेपाल छूटे कैसे। अगर ये दिखाते कि हम वहाँ पे गलत काम है तो अटल त्रिपाठी का खड़ा होना कोर्ट के अंदर में इंतजार कर रहे हैं कि खड़े हों, और उसके बाद में फिर आगे जो इसके खिलाफ देता हूँ। मैं उसी रेट पर, उसी पॉइंट के ऊपर मैं सवाल उठाऊंगा कि नेपाल अरेस्टिंग दिखाया गया है कि कंपनी मैनेजमेंट, हायर लेवल का मैनेजमेंट और स्टाफ ये सब अरेस्ट हुए थे, तो बिल्कुल सही बात है। उसे मुंबई कौन कौन अरेस्ट हुआ था? अटल त्रिपाठी भी जो आकर के आज की तारीख में कंपनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, यही तो वहाँ अरेस्ट हुए थे। तो बड़े मतलब इन्होंने खुद इतना पेचीदा कर रखा है पूरे मामला को, कस्टमर को ये सारी चीजें पता थी। कस्टमर को ये लोग ये समझ करके वो बना लेते थे कि एक राशिद सिंह को टारगेट करेंगे और राशिद सिंह जवाब देने नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने कभी रिप्लाई एसोसिएट या कस्टमर के साथ नहीं किया था। ये आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी मैंने कस्टमर एसोसिएट के साथ लड़ाई नहीं लड़ी, कभी भी किसी को मैंने उंगली नहीं उठाई। लोग आज मुझसे कहा करते थे कि फला आदमी ऐसा करके फला, तो मैं डांट देता था, इन्हीं लोग को डांटता था। ये लोग कभी अक्षमता श्रीवास्तव के लिए, कभी ज्ञान प्रकाश उपाध्याय के लिए कुछ भी कहते थे। तो मेरा एक ही चीज कहना, देखो जो डैमेज कर रहे हैं मेरा कर रहे हैं ना, मैं उस नुकसान कवर करूंगा, आप इसके बारे में बात नहीं, सुनता ही नहीं था। और ये शिकायत सबको रहती थी, सर से कुछ को सुनते नहीं, सर अपनी मर्जी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये किसी बारे में कहते मैं सुनता था, इनके बारे में कोई कुछ कहता तो मैं वो नहीं सुनता था। तो एक तो सबसे पहली चीज इस रेट के अंदर बड़ी पॉजिटिव चीज ये है कि अगर ये सारे लोग आज की तारीख में ये बहस करवाते हैं इस वाले रेट के ऊपर, शुक्ला वाले पर, तो अब मेरे पास एक एक लाइन का, जो आपने भी लोगों ने देखा है, पब्लिक ने भी देखा है, और मैं अभी डालूंगा उसके ऊपर इसको, एक एक पॉइंट पब्लिक की नजर में भी क्लियर हो चुका है कि ये गलत। और अगर पब्लिक को ये समझ में आ जाए कि इन्हीं पॉइंट की वजह से कंपनी को रोका जा रहा है लाइबिलिटी उतारने के लिए, तो सारे के सारे रेट में जो इनके साथ ये सब पलट के वापस आ जाएंगे, सब भागेंगे। क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से रेट के अंदर झूठ का आडम्बर डाला हुआ है, एक एक लाइन के भी पूरे तरीके से डाला हुआ है, तो कस्टमर खुद तय करना पड़ेगा, भाई झूठ के आधार पर लड़ना है, सच के आधार पर चलना है। अगर झूठ के आधार लड़ना है तो ठीक है, लड़िए, हमें कोई इतराज नहीं है। और अगर कस्टमर को लगता है कि हाँ 7,000 करोड़ का लेकर के भागेंगे तो लड़े। कस्टमर लगता है कि मेरा पासपोर्ट फर्जी है तो लड़े। कस्टमर लगता है कि हाँ नेपाल के अंदर हम गलत कार्यों में इन्वॉल्व होकर करें तो लड़े। और दूसरी चीज जो आज जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने डाली, वो रिकॉर्डिंग डालने के पीछे मकसद सिर्फ इतना था कि ये लड़का हमेशा जब देखिए तब कोई भी मैं पोस्ट डालता था ग्रुप पर, इसका मैसेज मेरे पास मेरे नंबर पे आ जाता था, और बड़े वाहियात तरीके के नंबर आते थे, बड़े वाहियात तरीके से जाते थे, जिसमें एब्यूजिंग लैंग्वेज यानी खट्टी गालियाँ लिखी होती। तो मुझे ये लगता था कि ये बंदा कोई मतलब ऐसा टाइप का लड़का होगा जो उठाईगिरा टाइप का या बदतमीज टाइप का। मैंने इसे नंबर ब्लॉक किया, एक बार मैं इसको रिमूव कर चुका था।
आज इसने क्या किया, इसने गलती से मेरे इस नंबर पर, जिससे मेरी बात हो रही है, इस नंबर पर इससे पहले से कभी मैसेज नहीं डाला था। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, मेरे इस मोबाइल के अंदर 2 व्हाट्सएप चलते हैं अलग अलग नंबर से। एक वो व्हाट्सएप जिससे मैं मैसेज डालता हूँ और एक जिससे मेरी बातचीत होती है। तो जब एक ही मोबाइल में 2 व्हाट्सएप चल रहे हैं, एक बिजनेस व्हाट्सएप है और एक जो नॉर्मल व्हाट्सएप है, तो जब 2 व्हाट्सएप चल रहे हैं तो आप अगर नंबर सेव करेंगे किसी का तो दोनों व्हाट्सएप पर नेम सेव दिखाई देगा, कि वो फोन बुक तो दोनों की एक ही होगी। अब इसमें आज इसमें इसे मैसेज डाल दिया, बड़े प्यार से मैसेज डाला कि सर हमारे लोगों के लिए कोई आदेश बताइए, हमारे 10-15 लोग हैं, उनको लेकर कहाँ जाना है, मैं आपके साथ हूँ। सर शौक है, मैंने कहा नाम सेव था मेरे पास। हमने कि आज मुझे गालियाँ देता रहा है, मैं 3-4 नंबर उसको ब्लॉक कर चुका हूँ, रिमूव कर चुका हूँ, आज इसको क्या हो गया। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि हो सकता है साजिश हो, क्योंकि एक दिन की बात है, इसे याद नहीं है, मैं इन लोगों के जो दूसरा ग्रुप है, हेरा फेरी का ग्रुप बनाया, तो उसमें मैं जाकर ज्वाइन हुआ, और जैसे मैं ज्वाइन हुआ हूँ वैसे ही किसी ने वो वाली ऑडियो डाली, मेरी ऑडियो तो उसको डाला किसी ने उसके ग्रुप पर, जो हम इस पर डालते हैं कस्टमर के हक वाले पर। जैसी ऑडियो डली गई वैसे फटाक से इस बंदे को उसके पास टिप्पणी आ गई थोड़ी देर में। वो टिप्पणी में से बड़ी गंदी गाली लिख करके मेरे पास लिखा कि बस खाली ऐसे बकवास करनी है, मतलब दुनिया भर की चीजें लिखी थी। मैं था उसमें उसके ऊपर, मैंने तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेकर के मैं एग्जिट हुआ हूँ और आगे मैंने इसको रिमूव किया कि नंबर सेव था इसका मेरे पास। तो जब इसका मैसेज आज मेरे पास आया, मेरे दिमाग में ये किया कि हो सकता है साजिश, कुछ लोग इस समय क्या करेंगे, होंगे विरोधी पक्ष के, लेकिन आप लोगों को या हम लोगों को ये बरगलाने की कोशिश करेंगे आपकी तरफ। ऐसे लोग भी घुसने की कोशिश करेंगे आपके साथ में, जो ये कहेंगे कि भाई मैडम मेरी लाइबिलिटी है, मेरा सब कुछ है, मेरी सारी चीज़ें हैं, और आने की कोशिश करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, बगैर ओरिजिनल लाइबिलिटी का पेपर, मतलब उनका अकाउंट ट्रांजेक्शन वगैरह देखे हुए किसी को लीजिएगा भी मत अपने साथ, उसमें किसी फेक डॉक्यूमेंट के साथ किसी को मत। सर अब मैं एक बात बता दूं आपको, मुझे सारी चीजें पता हैं, सारी चीजें दिख रही हैं कि कौन सा ग्रुप क्या कर रहा है, लेकिन मैं अपने ग्रुप पे रिकॉर्डिंग डालती हूँ, अगले मिनट दूसरे ग्रुपों पर पहुंच जाती है। और मैं बहुत आराम से देखती हूँ कि कौन चोरी कर रहा है, कौन घुसा हुआ है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मालूम है कि आज नहीं तो कल, जैसे बहुत देर में आई लेकिन सच्चाई कस्टमर के सामने आई कि हम कहाँ उलझे हुए थे, और जब आज सच्चाई कस्टमर के सामने आई हम उलझे हुए कहाँ थे तो उसको समझ में आया। तो कल ये भी सच्चाई आएगी कि गलत कौन है और सही कौन है। बाय द वे मैं ये मान के चल रही हूँ कि दुनिया 100% कहती है, लेकिन जितना मैंने कोर्ट में देख डाला है उसमें 101% कस्टमर जीतेगा। ये मेरा विश्वास है। और अगर जी सर, कस्टमर 101% जीतेगा और बहुत जल्दी हम लोग रास्ता ले आएंगे, क्योंकि हम कोई चीज गलत नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ रास्ता मांग रहे हैं, हम रास्ता ले आएंगे। और अगर 1% मान लेते हैं हम कि कहीं से कुछ दिक्कत होती, हम हार गए, तो वो भी हमारे लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकारी हो जाते हैं। एकदम तो हमारे पास उससे भी बड़ा पावर है कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, तो हमारे लिए कोई दिक्कत तो है ही नहीं। और ये जो लोग कर रहे हैं, ये मुझे अपने काम से भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं एक ऐसी शख्स हूँ, अगर मैं एक लक्ष्य निर्धारित कर लेती हूँ तो उस लक्ष्य से फिर मैं हटती नहीं हूँ बहुत आसानी से। मेरा लक्ष्य इस समय सिर्फ मेरा रास्ता है कोर्ट से लाने का। कितना भी दुनिया कुछ कर डाले, मुझे सबको जवाब देने के लिए बहुत समय पड़ा है, मैं जवाब दूंगी। और आपको मैं बता दूं सर कि अगर मैं उन लोगों के लिए बाद में लड़ूंगी जिन्होंने आज हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, लड़ूंगी जरूर। भले मेरे पास उस समय पैसा नहीं हो, मैं कंपनी से एक बार फिर हेल्प मांगूंगी। हंसे क्यों सर? आप कह लीजिए, मैं फिर आपसे हेल्प मांगूंगी कि सर मुझे फिर लायर दिया जाए। लेकिन आगे आदेश लाने के बाद में अगली लड़ाई हमारी सिर्फ यही होगी कोर्ट से कि सर जब हम अपना बड़े न्याय के लिए आपके दरवाजे पर आए थे और आपसे रास्ता मांग रहे थे और ईमानदारी के साथ हम लड़े थे, हमने किसी कस्टमर से 1 रुपया नहीं लिया और हमने किसी कस्टमर का 1 रुपया खर्च होने नहीं दिया, और हम आपसे रास्ता लेने आए और रास्ता लिया हमने, और उस समय हमारे साथ इतना सरदर्द हमारे लिए किया गया। तो सर अब ये लड़ाई उनके लिए है सर, हमारा सम्मान कितना हो सकता है, हमको कितनी क्षति पहुंचाई गई इन मामलों में, इसका निर्णय अब आपको खुद करना है।
और ये मैं जानती हूँ कि जब मैं अपनी बात रखूंगी तो कंपनी हमारे लिए, आज अगर मैं खड़ी हूँ कस्टमर के लिए तो कल मैं खड़ी होंगी अपने सम्मान के लिए। उस समय कंपनी हमको लायर देने से पीछे नहीं हटेगी, ये मेरा आत्मविश्वास कहता है सर। सवाल सवाल होता था कंपनी आज एक समय की जो कंपनी का जो साथ दे रहा है, एक समय में जब कंपनी को लोगों ने ला करके बिजनेस किए और सारी चीजें करी, तब कंपनी लोग कमीशन देते, लोग खड़े थे, लालच पे खड़े थे। आज जो लोग खड़े हैं कुछ नहीं मिल रहा है, वो तो दिल से खड़े हैं ना, उनके लिए कंपनी का पैसा है। सवाल ही पैदा होता है जब वो फेक फर्जी टाइप के लोग आके नारेबाजी किया करते थे, जो आज सारे लोग नहीं थे ऐसे। अब मैं आपको थोड़ा सा ये स्टोरी कंप्लीट कर दूं, इसकी आपको क्रोनोलॉजी बताता हूँ कि इस कनेक्शन का कोर्ट केस और कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है। इस सड़कें जिससे मेरी आज बात हुई है, इसका कनेक्शन और कहाँ कहाँ कैसे से जुड़ा है, लोग बड़े आराम से जोड़ लेंगे। अभी इस लड़के का जब मैंने आज बातचीत करना शुरू किया तो आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग में कि 1 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी अकाउंट में दिया है। अब कंपनी अकाउंट में बात लंबी होती, बहुत लंबी बात नहीं करी थी। कंपनी अकाउंट में किस हेड में दिया है, जमीन किसने दिया है, तो जमीन रजिस्ट्री कराई है, आधा अधूरा है, पूरा है या किसी लाइन में दिया है, अलग बात है। लेकिन इसने जितने भी पैसे इसके बाद एलटीएफ का हो चाहे जो भी हो, पैसे ये इन लोगों ने खुद के अकाउंट में दिया है। अगर आप सोचिए ऐसे 12 के बारे में कि 1 करोड़ रुपए जो कंपनी में देता हो, उसकी इनकम क्या इतनी हो सकती है कि 2 करोड़ रुपए दूसरे अकाउंट में देता हो? जी जाहिर सी बात है, इन लोगों ने 2 करोड़ रुपए के दूसरे अकाउंट में लिए। और उसके बाद इसका खुद क्या कहना है इस रिकॉर्डिंग में कि हमने अपने कस्टमर की लायबिलिटी ट्रेडिंग कर करके खत्म कर दी। तो भाई जब आपने पैसे को कंपनी में डाल दिया था तो ट्रेडिंग में पैसा कहाँ गया आपके पास? पहला सवाल। दूसरा सवाल इस बात का कि ये कहता है कि बीच में 50 लाख रुपए इसने मेराज नाम के बंदे को दे करके वहां पे ब्लॉक किया। यानी एक तरफ इनका ये कहना है कि सब कुछ इसने अपना बर्बाद कर दिया, लगा दिया आपके साथ में, और हमको पूरी बदनामी मिलने लगी। वहाँ हमारे लोग उनको गालियाँ देने लगे, इतना देने लगे, मुझे गालियाँ देने लगे। और उसके बाद भी ये 2 करोड़ रुपए यानी कि लाइबिलिटी मैक्सिमम का कहना है कि ट्रेडिंग से चुका दिया। तो 2 करोड़ रुपए कमाने के लिए आप जरा सोचिए कितना पैसा लगाना पड़ता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। और ये तो पॉसिबल नहीं है 5, 10, 15, 20 लाख रुपए आप 2 करोड़ रुपए कमा लें, सवाल ही नहीं पैदा होता है किसी भी हाल में। तो पहला सवाल ये बनता है कि आप 2 करोड़ की लाइबिलिटी कैसे आपने उतार दी, खाली सऊदी अरब वाला बाकी है मौलाना इफ्तिखार का। अगर इस पूरे की पूरी रिकॉर्डिंग को ध्यान से कोई सुने, इनकी टीम के लोग, इनके इन्वेस्टर, तो इनकी असलियत खुद सामने आती है कि 2 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी उतारने के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग किया इन्होंने। साथ ही साथ 50 लाख रुपए, करीब 53 लाख रुपए इन्होंने किसी और से गवा दिया इन्होंने। ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये पैसे कहाँ से? और क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये पैसे इन्होंने उठाए शाइन के नाम पर, लगाए खुद पर, या खुद की ट्रेडिंग डुबाया और शाइन को पर कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं ऊपर ऊपर? तो जब ये बंदा उस समय वहां पर उल्टा सीधा लिखा तो मुझे लगा कि दूसरा मेराज है। आज इसने मुझसे चैट करना शुरू किया कि मैं आपके साथ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो करना शुरू किया। तो मैंने इसकी फोटो मंगवाई, मैंने फोटो दे दी। इसकी फोटो देख करके मैं हिल गया। ज्यादा उम्र नहीं, 25-27 साल की उम्र, दाढ़ी रखे हुए, टोपी पहने, मौलाना जैसा आदमी। और उसके बाद भी लिखता है कि मैं नमाज पढ़ाता था, इमामत करता था, तो मुझे छोड़ना पड़ गया, ये करना पड़े। तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ किसी तरीके से। मतलब तुम सारा एक मतलब वो रख करके, चोंगा रख करके सामने लोगों के बीच में तुम अपने नाम, अपने ईमान और अपने उसकी तुम बात करके तुम जो कहोगे सामने वाला बंदा वही मानेगा, वही करेगा। तो ये 100% पैसे कवर इन लोगों ने किया। जो इसने चुकाया, बोला कि मैं क्यों चुकाया इसने और क्यों वही पैसे दिया। अभी तक कहना है कि मौलाना इफ्तिखार का करीब 80 लाख रुपए के आसपास आया है। मैं उनको जानता हूँ, सऊदी अरब में रहते हैं, मुझसे मुलाकात की और उन्होंने आपको मैसेज भी किया हुआ है। हाँ, मैसेज किया है। बिल्कुल, आपको उनका मैसेज फॉरवर्ड भी किया है। मालूम है ना कि मैं राशिद वकील का बात कर रही हूँ। मुझे 2-3 लोग हमको सऊदी अरब से जो हैं बात भी किए हैं, मैसेज भी डाले हैं और मेरे दिमाग में भी हैं वो लोग। तो आज भी वही जी सर, वही मौलाना इफ्तिखार की बात कर रहे थे। अब एक आदमी बेचारा उतनी दूर फंसा हुआ है, तो उनकी नाम लेकर तो मुझे गालियां दे रहा है। उस आदमी का 70-80 लाख रुपया है और मैंने पूछा कितना पैसा उन्होंने अकाउंट में दिया। उसने 40 लाख रुपए के आसपास सरकार अकाउंट में उन्होंने डाला, जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ पैसा उन्होंने कैश में दिया शाम को, ये भी हमें याद है अच्छे से। और जब हिसाब किताब होगा तो मैं उनको दूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब हिसाब किताब होना शुरू होता, अब इसके बाद ये बंदा जो पैसा खुद के अकाउंट में लेकर, बशारत अकाउंट लेकर के अब तक वो कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, वो ये मुझे गालियां दे रहा है। जब मैंने इसकी फोटो देखी तब समझ में आया। मैंने कहा जब इससे बात करता हूँ, तो बात करने में समझ में आया कि ये आदमी 2 करोड़ रुपए से चुकाया नहीं होता। आप वहाँ पे हो और वहाँ पे रह करके आपका ये कहना है कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर चुका आदमी पैसा, तो ये 2 करोड़ रुपए कमाने के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? जाहिर सी बात है ये सारी मंडली मिली हुई है, ये सारे झूठ बोल रहे हैं।
बशारत वो लड़का है जिसको मैंने जमीन दी, ये पता नहीं क्या क्या गार्जियन बोल करके मुझे 200 मैसेज किया था उस लड़के ने मुझे, तब तक मुझको रिप्लाई नहीं दिया था। और वो इसलिए रिप्लाई दिया था क्योंकि मोहम्मद सैफ और ज्ञानोपाध्याय इनकी टीम थे, स्पार्टा टीम। तब देखो मैं आपको क्रोनोलॉजी बताता हूँ। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लापरवाही और सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस, सबसे ज्यादा ऐसी चीजें जो उन लोगों को जो उन लोगों को आज की तारीख में डिस्टर्ब कर रही है, वेरी बॉल जो उन लोगों को डिस्टर्ब कर रही है, वो सिर्फ इसलिए डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि उनके लीडर्स गायब है। कौन गायब है? यस एक तो वो सिर्फ इसलिए उनको डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि इनके लीडर्स गायब हैं। कौन टीमें हैं? एक है टीम अटल और एक है मोहम्मद सैफ। टीम अटल और मोहम्मद सैफ के प्रेसिडेंट आपस में कितने अच्छे वाले दोस्त रहे हैं, कितने अच्छे वाले दोस्त रहे हैं कि जब ये छूट कर वहां से आए थे, अच्छा नो डाउट इन्होंने नेपाल में बहुत खिदमत की थी मेरी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेपाल से आने के बाद इनके रवैये बदल गए, क्या रहा है मुझे नहीं पता, क्यों रहा है ये भी मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये दो के दोनों ऐसे थे जिन्होंने भैया भैया भाई भाई, अटल कभी मुझे सर नहीं और भैया कहते, और सैफ कभी मुझे सर नहीं, मुझे हमेशा भाई कहते थे। बाकी सारे प्रेसिडेंट जो थे सर कहते थे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा तो अटल मुझे भैया कहा करते, तो संदीप राठौर अटल का देखा देखी कभी कभी भैया और कभी कभी सर कहा करता था। इन दोनों ने भैया और भाई कहते थे। वहां से निकले तो 2 फेस्टिवल पड़े थे, एक बकरीद पड़ा था और एक रक्षाबंधन पड़ा था, अगर याद हो आप लोगों को। रक्षाबंधन में और बकरीद में किसी पैसा नहीं दिया, दोनों पैसा दिया था और मैंने कहा था कि जाओ इसको अपनी टीम में बांटो। अच्छा इन्होंने मांगा था, ऐसे नहीं मैंने दे दिया था, इन्होंने मुझसे मांगा था त्योहार के नाम पर, मैंने उससे पैसा दिया। इनकी टीम की लाइबिलिटी, और ध्यान दीजिएगा अटल त्रिपाठी और मोहम्मद सैफ ही आकर बैठा करते थे जब कंपनी कोई बवाला होता था, कुछ होता था, जो सीधा भाग करके आते थे, आके बैठ जाते थे, लोगों को फेस करते थे, दो राय नहीं। तो इसके एवज में इन लोगों की टीम की जो लाइबिलिटी तो बड़ी आसानी से पता करती थी कि जब अंदर उत्तमा वगैरह बैठती थी, जब कोई कस्टमर आ रहा है तो जब दूसरों की उतरती थी ना या दूसरा प्रेशर डालते थे, तो ये लोग बड़े इमोशन से कहा करते थे कि भैया ये बताइए कि जो गाली देगा क्या उसी का होगा, हमारा नहीं होगा। तो बाकियों की सीट तो पब्लिक नहीं जाती थी कि ज्ञानोपाध्याय की टीम का हो गया, इनका हो गया, उनका हो गया, लेकिन इन दोनों की सीट जो होती है वो पर्सनल जाती थी। लेकिन एक बात एक सवाल से पूछेंगे यहाँ पे कि जितने चूंकि मैं अटल जी की टीम को ही जानती थी सारा कुछ, तो हमारी एक बात समझ में नहीं आई कि जितने भी लीडर हैं सब लगभग सब जानते हैं, क्योंकि मैं कोई भी काम से लखनऊ गई तो चलो एक बार ऑफिस भी देख लें। जितने भी लीडर हैं बाहर वाले, उनमें से किसी की लाइबिलिटी नहीं उतारी गई, तो फिर लाइबिलिटी किसकी? और मेरे जैसे इंसान की, मतलब अटल जी से मेरी सेम फेस टू फेस बात हुई है। संदीप राठौर ने उसमें सीसीएफ अकाउंट के लिए 5 लाख रुपए उधार मांगा था, तो हमने दे दिया था। वो उधार तो नहीं लौटाया गया, वो हालांकि गया कंपनी के खाते में ही है, उधार मैंने संदीप को पर्सनली नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने उधार के नाम पे लिया और 2 बार अटल जी से उन्हें आमना सामना कहलवा के बात भी कहलवाई कि अब मैम का पैसा तो दिलवा दो, पर वो पैसा भी मुझे नहीं लौटाया गया जो उधार के नाम पे लिया गया था मुझसे। तो फिर पैसा दिया किसको जा रहा था, लाइबिलिटी उतर किसकी रही थी? आपके सवाल के बहुत लंबे से टेढ़े सवाल सीधा जवाब देता हूँ जी। आज की तारीख में इन दोनों प्रेसिडेंट की एक्टिविटी और दोनों प्रेसिडेंट की जो स्थिति है जी, वो दोनों चेक कर लीजिए जी। फुल कंफर्टेबल है। मोहम्मद सैफ की हवेली बनी है प्रतापगढ़ के अंदर, शानदार गाड़ी है उनके पास में जी, नेतागिरी कर रहे हैं। और आपको जो मैंने बोला क्रोनोलॉजी, वो क्रोनोलॉजी ये है कि मोहम्मद सैफ ने सबसे पहले जाकर के श्रीवास्तव के आगे घुटना टेका जी, ठीक है, और वकालत में कोर्ट संगठन करके कोर्ट में से फोटो खिंचवाएं। और आज इतने जमाने के बाद, साल 1.5 साल 2 साल के बाद सेम काम किया अटल त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में। मोहम्मद सैफ ने दिखाया अपने आप को लखनऊ हाई कोर्ट में जाकर, उसके आगे जो है उसके तलवे चाट करके वहां पर कि हाँ भैया हम आपके साथ में, हमारे खिलाफ कोई कार्य न किया जाए, और वो खिलाफ। और ये शुरुआत हमें समझ में आनी चाहिए थी, मैं नहीं समझ पाया था जब हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था लखनऊ में, साइट के ऊपर लोगों को इनवाइट किया था और एलईडी टीवी लगा कर तो हमने प्रोग्राम करते हुए नई साइट लॉन्च करे तो लाइब्रेरी सामने उस समय तक तो हमें ये था नहीं हो रहा है। उस टाइम पर जैसे कुछ प्रेसिडेंट को मैं डायरेक्ट जाता था, बनारस से लोग आ गए, कानपुर से लोग आ गए, मोहम्मद सैफ लखनऊ रहते हुए नहीं, और गए कब जब सारा प्रोग्राम खत्म हो गया। हमें ये लगा कि शायद क्योंकि उस समय सैफ को हम डायरेक्टली बहुत जाते हैं लोग चले जाओ,
लोगों का हौसला बढ़ेगा। बिहार से लोग आ गए, बनारस से लोग आ गए, इलाहाबाद से लोग आ गए, कानपुर से लोग आ गए, लेकिन लखनऊ में रहते पहुंचे शाम को 6:30 बजे, 5:30 6:30 बजे। जब प्रोग्राम खत्म हो गया लोग जाने लगे तब पहुंचेंगे। हमें उसमें बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन बेईमान लोग सब समझ लगे। और ये सब के सब ऑफिस से बैठते थे इस नाम पर कि ये पलवे को रोकेंगे। रोका भी है, ऐसा नहीं कि नहीं रोका, रोका भी। लेकिन उसके एवज में इन्होंने सीट अपनी पर्सनल दे देकर अपने काम कराए। और वो काम जो करा के इन्होंने लोगों को ये दिखाया कि हमारा काम नहीं हो रहा है। टीम से कहा, आपसे कहा, क्यों? क्योंकि ना तो उन्होंने आपका काम करा, टीम का काम करवाया। इन्होंने काम करवाया अपना, इन्होंने काम करा सेल्फ इन्वेस्टमेंट का। इन्होंने काम करवाया वो जो वॉलेट से इन्होंने बुक कर रखा था, जिसका कैश ले चुके थे, उनका काम करवाया इन्होंने। कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे अगर कंपनी के अंदर से, तो आप मैक्सिमम ये पाएंगे कि इन लोगों ने अगर लायबिलिटी उतारी है तो उनकी उतारी, जिन्होंने पेमेंट कैश को दिखाया होगा, जिन्होंने पेमेंट लॉयल्टी पॉइंट दिखाया होगा, कंपनी अकाउंट में आई लायबिलिटी आज। और ये इन लोगों का आपस का मिला जुला वो रहा है जिसे कहा जाता है संगठन लोगों का लूटने का। कि जब सैफ को बिल्कुल मैंने एकदम डिनाई कर दिया था, सैफ जा करके साइटों पे लिखा करते थे कि ये साइट हमारी है, ये प्लॉट हमारा है, और अपना नाम वो लिखते थे, मोबाइल नंबर लिखा करते थे, गुड्डे दिखाते थे। उस टाइम पर वैदिक बिहार में संदीप पांडे को चाहे मिला कर किए हों, चाहे जैसे किए हों, एक बड़ा